बीकानेर एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही दिमाग में यहाँ के धार्मिक स्थल, यहाँ की संस्कृति की झलक और यहाँ अपनेपन के स्वभाव वाले लोगों की छवि सामने आ जाती है। ये शहर देश भर में अपनी सेवा संस्कृति और कला से लेकर व्यापार और सैन्य क्षेत्र तक अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। 5 सदियों से भी अधिक समय से इस शहर ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखा है। जितना बीकानेर शहर रंगीला और रोचक है, उतनी ही रोचक कहानी इस शहर की स्थापना से जुड़ी हुई है। तो आज हम आपको बीकानेर के नगर स्थापना से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे जोधपुर से अलग होकर राव बीकाजी ने इस शहर की स्थापना की और इसके लिए उन्होंने इसी भूमि को किस कारण चुना और जोधपुर के राजपाट को छोड़कर वे क्या ऐसी चीजें बीकानेर लेकर आए जो आज भी सभी बीकानेर वासियों के लिए बड़ा महत्व रखती है। बीकानेर स्थापना से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ हम जानेंगे कि कैसे बीकानेर के लोग अपने शहर के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाकर समानता और एकता का संदेश देते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। राव जोधा जोधपुर के शासक थे, उनका दरबार लगा हुआ था। तो राव बीका जी और उनके चाचा कांदल जी के बीच में आपस में कानाफूसी हो रही थी। राव जोधा जैसे ही उसमें प्रवेश किया दरबार में, तो उन्होंने इन दोनों को इस तरीके बात करते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, क्या चाचा भतीजा कोई नया क्षेत्र बसाने की योजना बना रहे हैं? तो उनको उसी वक्त ही कांदल जी वहीं खड़े हुए कि हुजूर, अब आपने ये कह दिया तो हम नया एरिया बसा करके ही मानेंगे। उसके बाद में वहाँ उदयपुर से नापा सांखला नामक एक व्यक्ति आया हुआ था जो इसी क्षेत्र का था। राव जोधा ने कहा कि आप जो चाहिए बताइए। तो बहुत सारे सैनिक बिरादरी के उसके सारे भाई थे जो राव जोधा के और दूसरे पुत्र थे, उनको लेकर के करीब 500 सवारों के साथ और दूसरे जो उनके मंत्री थे, दरबारी थे, काफी लोग इनके साथ चले। उसमें पुष्करणा ब्राह्मण में पुरोहित भी साथ में थे। इसके अलावा मेहता थे और दूसरी जातियों के लोग थे, लेकर के चले। इसके बाद ये आते आते चूंकि नापा सांखला इनको आगे गाइड के तौर पर काम कर रहा था, तो सबसे पहले चांडासर आए। चांडासर में कुछ महीने रुके, वहाँ भी इनका बसा नहीं बना। हालांकि वहाँ भी उनका एक छोटा मोटा किला है जो अब तक वो रात को दिन को बनाते रात को ढह जाता, उसका हमने सर्वे किया था। तब वह बना नहीं पा रहे थे, क्या वजह थी इसका आज तक नहीं पता चला, लेकिन वो कभी छत उसकी खड़ी नहीं हो पाई। वो दीवारें आज भी वहाँ खड़ी हुई है। उसके बाद ये आगे कॉर्डम देश से आने से पहले करणी माता से मिले। करणी माता ने कहा कि तुम्हारा यहाँ साम्राज्य फैलेगा और तुम इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखो। इन्होंने कॉर्डम देशर में राजधानी बनाने का निर्णय किया और उसके तालाब के किनारे इन्होंने अपनी नींव भी रखी, लेकिन वो बसने नहीं दिया उन्होंने। भारतीयों ने इनको रात दिन परेशान करते थे और युद्ध भी हुआ इसके बाद में दोनों के बीच में, लेकिन वो भारतीय हार गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि इस क्षेत्र में राठौड़ सत्ता स्थापित हो, क्योंकि अगर राठौड़ सत्ता स्थापित हो जाती तो उनका दबदबा खत्म हो जाता। तो ये करणी माता के पास गए और उनसे आशीर्वाद चाहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने भारतीय शासक जो थे वह शेखा थे नाम उनका शायद, तो उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी पुत्री का इसे विवाह कर दो। तो वो मना कर दिया, उसने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगा। तो फिर किसी तरीके से वो किसी मुल्तान के साथ जो शासक था उससे झगड़ा हुआ, तो ये वहाँ फंस गए, कैद कर लिए गए। तो ये फिर राव बीका उनको जाके छुड़ा के लाए और फिर इसी बीच में उनकी पत्नी ने उनकी लड़की थी उसे शादी कर विवाह कर दिया। उसके बाद में भी ये उनको यहाँ बसने नहीं दिया। तब करणी माता ने इनसे कहा कि आप ऐसा करो कि अब इस तरफ दूसरी छोड़ दो, वहाँ अपना राजधानी बसाने का इरादा छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो इस तरफ। जांगलू प्रदेश है, उसके अंदर तुम्हारी राजधानी है, उधर तुम्हारा साम्राज्य खूब फैलेगा। इसके बाद ये जांगलू में आ गए और जांगलू में आकर के इन्होंने बहुत महीनों तक यहाँ रहे और उसमें आसपास के जितने एरिया थे सब विजिट कर लिए थे, सब इन्हें अपने अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन बाद में ये और आगे आए और इन्होंने देखा कि सारा एरिया, जब ये एक जगह जांगलू में जब रह लिए काफ़ी समय, तब इन्होंने आसपास के लोगों को भेजा कि जाके पता करिए कि कौन सा स्थान है जिसमें पानी की जल की उपलब्धता हो, ताकि हम वहाँ पे अपनी स्थायी राजधानी बना सके। तब उनके जो प्लानर्स थे, जो योजना करने वाले लोग थे, वो आए, चारों तरफ इस क्षेत्र को देखा। तब इन्होंने देखा कि ये सबसे अच्छा इलाका है कि यहाँ बड़े बड़े टीले हैं,
जो पत्थर के नहीं है लेकिन पत्थर से भी कमजोर नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यही सबसे अच्छा इलाका है, क्योंकि इसके बाद में सब में ढलान थी। तो इसके बाद आप देखिए कि जहाँ जहाँ इस तरीके के टीले थे और टीले की जहाँ ढलान थी वहाँ सब बड़े बड़े तालाब बने थे। तो यहाँ बीकानेर ये जो टेकरी थी बहुत ऊंची थी, यहीं पे तय हुआ कि चूंकि राजा का स्थान ऊंचा ही होता है तो इसलिए उन्होंने जगह चुनी और यहाँ पे उन्होंने गढ़ की नींव रखी। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने रखी 1485 में राती घाटी पर जो है पहली बार राव बीका ने अपनी गढ़ की नींव रखी। इसके बाद में 1488 में बैसाख शुद्ध दूज को इन्होंने तदनुसार आसपास के इलाकों में नाम अधिकार करके उसको बीकानेर अपने नाम पर बीकानेर शहर का बसाया। ये बैसाख शुद्ध दूज 1488 ईस्वी मतलब 1545 विक्रम संवत में इन्होंने यहाँ अपने नाम पर शहर था। जब ये क्षेत्र का चुनाव हो गया कि यहाँ किला बनाएंगे तो उसने सारे ज्योतिषी उनके जो साथ थे उनसे राय ली कि अब किस दिन बसाना चाहिए ताकि बीकानेर का साम्राज्य लगातार स्थायी रहे, उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। तो उस समय के जो ज्योतिषी थे, जो पंडित थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, बैसाख शुद्धि दूज का जो अभी मुहूर्त आ रहा है उससे अच्छा कोई व्रत आपके पास हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, उसमें आप इसकी स्थापना कीजिए। तो 1545 में बैसाख शुद्धि दूज को उस समय सारे ज्योतिषियों ने इनको ये तक बताया था कि क्षण आप जो है इसके किले की नींव रखेंगे। ये सब ज्योतिषियों के निर्णय के अनुसार इन्होंने जो है बैसाख शुद्धि दूज को इसका वहाँ किले की नींव रखी और उसी का नतीजा है कि बीकानेर साम्राज्य उसके बाद लगातार फैलता गया और पूरे मुगल दरबार में उनकी धाक जमी रही। इसकी एक और दिलचस्प किस्सा ये भी है कि जब ये बैसाख शुद्धि दूज के बाद नेक्स्ट डे जो था उसकी खुशी कैसे मनाई जाए कि बीकानेर में हमने अपना राज्य स्थापित कर लिया है, राजधानी स्थापित कर ली और बीकानेर नाम से शहर बसा दिया है, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि इसको खुशी मनाने के लिए कुछ आकाश में कुछ ऐसी चीज की जाए ताकि आसपास के सब लोगों को पता लगे कि एक नवीन राज्य की स्थापना हो गई है, जिसके राजा जो है राव बीका है। एक चंदा बॉस का बड़ा सा बना करके उन्होंने उड़ाया, तो उस दिन से एक चंदे की परंपरा हो गई। ये परंपरा उसी वक्त से है जब राव बीका ने उसके उत्सव मनाने के तौर पर बैसाख बीकानेर की स्थापना, गढ़ की स्थापना के बाद में और शहर के अपने नाम पर स्थापना के बाद में 30 को जो ये काम किया, तब ये चंदे की परंपरा आज तक उसी हिसाब से चलती आ रही है। और ये भी है कि जब आपने कोई चीज़ फहरा दी है आकाश में, अगर उसको कोई चैलेंज करने वाला होता है तो बिल्कुल उसका चैलेंज कर देता है, लेकिन उसको कोई चैलेंज करने वाला था नहीं। ये विजय उत्सव था, उस विजय उत्सव के रूप में चंदा आकाश में उड़ाया। बीकानेर शहर हर त्योहार और उत्सव को मिलजुल कर और बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करता है और इसी तरह बीकानेर के नगर स्थापना दिवस को भी यहाँ के लोगों द्वारा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आकाबीज और आकातीज को बीकानेर की सभी जनता अपने घर की छतों पर होती है और पूरे दिन पतंगे और चंदा उड़ाकर नगर स्थापना दिवस को मनाते हैं। इन 2 दिनों के दौरान बीकानेर शहर के सभी घरों में एक समान भोजन बनता है। इस दिन विशेष रूप से खीचड़ा, बड़ी व चंदनिये की सब्जी, इमलानी और खुलती हुई रोटी बनाई जाती है। इसके साथ इस दिन हर घर में ठंडे पानी के लिए नई मटकी और लोटड़ी की पूजा की भी परंपरा चलती आ रही है। बीकानेर की जनता स्थापना दिवस को एक त्योहार की तरह मनाती है और ऐसी परंपराओं से यहाँ सभी में एकता और समानता का उदाहरण दिखाई देता है। बीकानेर का प्रसिद्ध लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, जिसे यहाँ की जनता नगर सेठ के रूप में पूजती है, और नागणेची माता मंदिर जो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, इन दोनों मंदिर की प्रतिमाएं राव बीकाजी जोधपुर से लेकर आए थे। राव जोधा के बड़े पुत्र होने के बाद भी बीकाजी ने अपने पिता के कहने पर जोधपुर पर अपना अधिकार त्याग दिया और उन्होंने अपने पिता की जोधपुर रियासत के 16 पद चिन्ह मांगे, जो आज भी बीकानेर में और उसके बाद में जोधा से इनका हुआ संपर्क। जब एक दफे ये किसी एक क्षेत्र के शासक से इनका बहुत झगड़ा हो रहा था, जो बहुत पावरफुल था, सारंग खान नाम था उसका। उससे जब झगड़ा हुआ तो जोधा ने भी इनकी सहायता की थी। जोधा जब वापस अपने वतन लौट रहे थे, अपने देश लौट रहे थे, तो उनसे
उनसे कहा कि आप बताइए आपकी क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा मेरी आज्ञा ये है कि अब तुम जोधपुर के राज्य पर कभी अपना दावा करोगे तो तुम सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, उस सिद्धांत के आधार पर जोधपुर पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन मैं ये वादा लेना चाहता हूँ कि तुम इसके बाद कभी अपने भाइयों को परेशान नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा, लेकिन और बताइए कि और कि मैं ये चाहता हूँ कि लाडनू जो तुम्हारे अधिकार में है वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा आज से आपका लाडनू हुआ, लेकिन मैं अब इसके बदले में आपसे जो वो चीजें जो राज्य सत्ता के चिन्ह है वो सब मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये भी आपको दिया, बता देना ये क्या क्या चीजें। तो उन्होंने उस वक्त सारी चीजें उनको बता दी थी कि मुझे ये चीजें चाहिए। इसी वक्त वो राव जोधा उनको भेज नहीं पाए थे, स्वर्गवास हो गया। इसके बाद में इनके जो सातल गद्दी पर बैठे वो बहुत थोड़े समय तक शासन कर पाए। इसके बाद सूजा आ गए, ये सातल का भाई था, मतलब राव जोधा के बेटा था। इसके वक्त पे इन्होंने बेला पढ़ियार नामक जो इनका जागीरदार था बीका जी का, उन्होंने भेजा कि जाकर कहिए कि हमारी जोधा जी से पिताजी से बात हुई थी, आप हमको ये दे दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मिलती ये चीजें, ऐसे ये तो युद्ध करने के बाद ही मिलती है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो इन्होंने फिर युद्ध की तैयारी की, फिर युद्ध हुआ। उसमें किले में चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया था, किले में पानी की कमी हो गई थी, आखिर में सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बीच में उनको लगा कि चीजें फिर भी नहीं दे रहे थे, तो फिर इनकी माँ जो थी जसमा हार्डी नाम की, वो बीच बचाव करके समझौता कराया और ये कहा कि वो पूजनिक चीजें हमको दे दीजिए, हमारा युद्ध इनसे भाई से हमारा कोई झगड़ा नहीं और जोधपुर पे हमारा कोई अधिकार भी नहीं, हमने पिताजी से वादा भी किया था। वो पूजनिक चीजें क्या क्या थी वो उन्होंने कहा कि बताइए क्या क्या चीजें। तो उन्होंने जो 16 चीजें उसमें गिनाई थी, वो थी एक तो राव जोधा की ढाल और तलवार, दूसरा ये कि जो राज सिंहासन के लिए जिस पे राजा जोधपुर का शासक बैठता है वो तख्त मुझे चाहिए, राजगद्दी वो मुझे चाहिए। दूसरा जो जोधपुर राव जोधा के चारों तरफ जो चंवर डोलाते थे वो चंवर चाहिए, जिससे ही पता लगता है कि ये वैभवशाली राजा है। फिर छत्र माना कि वो जो छत्र जो राजा पहनता है वहाँ बैठा हुआ, वो छत्र मेरे को चाहिए। आपने मुझे राज्य नहीं दिया तो कम से कम ये चीजें तो दीजिए ताकि मुझे ये लगे कि मैं जोधपुर की विरासत से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। सांखले द्वारा दी गई जो उस सांखले ने जो इनको एक राव जोधा को एक कटारी भेंट की थी, उनका वो कटारी मुझे चाहिए, वो विशेष कटारी है। और मुझे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति चाहिए। और फिर आगे उन्होंने कहा कि 18 हाथों वाली मुझे नागणेश की मूर्ति भी ये चाहिए। और करण ने और कहा, हमारा ढोल, कहा कि ये ढोल जो है हमारे शुभ संकेत है, जाके हम बता सकते हैं जब युद्ध में जाते हैं तो हम इसको बजाते हैं, वो चाहिए। बैरी साल का नक्कारा भी चाहिए, जब युद्ध के अंदर हम अपने जाते हैं तो कम से कम हम अपने जब नगारा बजता है तो इसका मतलब युद्ध को डिक्लेयर करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं और लोगों को पता चल जाता है और जोश भी बढ़ता है इससे। उस वक्त ये चारण कवि वगैरह जो गीत भी गाते हैं ताकि जोश बढ़े, और उस नक्कारे के बजने के बाद में लोगों में जोश बढ़ता है, तो वो मुझे चाहिए। दल सिंगार घोड़ा जो है जिस पे राव जोधा सवारी करते थे वो मुझे चाहिए। वो मैं आगे जब मेरे आगे मैं अपने देश का विस्तार करूंगा तो मैं उस पर बैठ कर करूँगा ताकि ये लगे कि हाँ मैं जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं बैठा, लेकिन मैं इसके आधार पर पूरा साम्राज्य फैला रहा हूँ। और मुझे वो चाहिए जिसमें राठौड़ बैठ करके सारा राठौड़ समाज बैठ के खाना खाते थे, बुझाई की देख भी चाहिए, जो कड़ाव बोलते हैं वो मुझे चाहिए। ये चीज़ें मुझे चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सब पूजनी के, जिसके आधार पर मैं बीकानेर में शासन करूँगा और ये शासन सत्ता के सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, इन प्रतीक चिन्हों को मुझे ले जाना है। पतंगों के पेच की लड़ाई में पतंग किसी की भी कटे, लेकिन खुशी सभी मनाते हैं। यही सौहार्द और प्रेम बीकानेर स्थापना को एक उत्सव, एक त्योहार बना देता है।